नमस्कार दोस्तों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल में आज बात करूंगा अलजेब्रा यानी बीजगणित के। और बीजगणित का ये पहला वीडियो है यानी पार्ट 1 है, जिसमें मैं बिल्कुल आपको बीजगणित का एबीसीडी बताऊंगा। बीजगणित है क्या चीज और समीकरण में और व्यंजक में क्या अंतर होता है, सर्व समीकरणाएं क्या होती हैं, 1 डिग्री का 2 डिग्री का समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और युगपत समीकरण क्या होता है। आज सिर्फ इनका परिचय होगा कि इन किसे कहते हैं और कब कहते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, बीजगणित का परिचय आपसे हो सकता है कि कक्षा 8 में या 6 के बाद ही ये आपसे परिचय इसका हुआ होगा। उसके पहले तक हम लोग सिर्फ अपना जो भी गणितीय संक्रियाएं हैं, गणितीय कैलकुलेशंस हैं, वो सब अंक गणित में करते हैं। अब अंक गणित और बीजगणित का अंतर थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 8 और 4 इसको जोड़ने पर 12 आता है। ये कोई नई बात नहीं, बहुत दिनों से इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन हम x प्लस वाई लिख दें और ये कहें कि 12 है। अब ये x और y क्या है? x y तो अंग्रेजी के ये अक्षर हैं जो रोमन में 26 अक्षर हैं, उसमें से ये x और y 2 अक्षर हैं। अब बीजगणित यहीं से शुरुआत होती। अगर हम x को 1 और y को 11 ले लें तब भी 12 होगा, या x को 11 और y को 1 ले लें तब भी 12 होगा, x को 2 ले लें और y को 10 ले लें तब भी 12 होगा, x को 10 और y को 2 ले लें तब भी 12 होगा। तो आप देखेंगे कि x और y के ढेर सारे मान होंगे जिनको जोड़ने पर 12 होगा। यानी कोई 1-2 मान नहीं, ढेर सारे मान। यही बीजगणित का मुख्य आधार है कि हम यहाँ पर ऊपर वाले में केवल 8 और 4 जोड़ के 12 कर दिए, लेकिन यहाँ 12 बनाने के लिए और कितनी संख्याएं संभव हैं, कितनी संख्याओं द्वारा 12 बनाया जा सकता है, किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़कर या किन्हीं 3 संख्याओं को जोड़कर, वो सारी संभावनाएं जब लिखी जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं, वहीं से बीजगणित की शुरुआत होती है। अब यहाँ x और y के मान बदल रहे हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 10, कभी 11, x के भी और y के भी मान इनके बदल रहे हैं। इसका मतलब कि ये स्थिर नहीं है, इनके मान स्थिर नहीं है। स्थिर माने कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये चल नहीं रहे। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर होना, वो उसमें कोई बदलाव ना हो, लेकिन इसमें तो बदलाव हो रहा। तो इनको बोलते हैं, इन दोनों को, या जिन चीजों में बदलाव हो उनको बोलते हैं चर राशि। चर राशि, चर माने जो बदल रहा और रास माने क्वांटिटी। अंग्रेजी में इसे वेरिएबल बोलते हैं। और चूंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो इनको 2 वेरिएबल्स बोले, यानी 2 चीजों पर ये 2 चीजों का मान यहां बदल रहा है। 2 ऐसी राशियां हैं जिनके मान बदलने से 12 मिल रहा है, तो इनको x और y को वेरिएबल्स बोले। अब आप 3 वेरिएबल वाली भी कोई राशि ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, और ये मिलकर 18 हो गया। तो यहाँ भी आप अलग अलग मान रख सकते हैं। मान लीजिए आपने x को 6 ले लिया, इसको 5 ले लिया, तो z को 7 लेना पड़ेगा। तो 6, 5, 11, 7, 18। इसी तरह से आप बदल करके x, y और z के अलग अलग मान लिखेंगे,
और आपको 18 मिलता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो समीकरण इसको कह सकते हैं, ये जो समीकरण है इसमें 3 वेरिएबल हैं, यानी 3 चर राशियां हैं जिनके अलग अलग मान के लिए ये 18 प्राप्त हो रहा है। तो चर राशि क्या होती है ये हम लोगों ने समझ लिया, और वेरिएबल्स उसी को अंग्रेजी में कहते हैं। तो 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स या उससे भी अधिक वेरिएबल्स यानी चर राशियों का समीकरण हो सकता है। तो जब 2 वेरिएबल का समीकरण होता है तो उस समीकरण को जनरल रूप में हम लोग ax प्लस by प्लस c लिख सकते हैं बराबर 0। यहां पर देखिए इस समीकरण में 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। x और y को हम लोग वेरिएबल कहेंगे यानी चर राशि कहेंगे, और x और y के साथ ये a लगा है और यहां पर b लगा है। तो a और b को गुणांक कहेंगे। किसके साथ गुणा है? तो x का। तो x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक a है और y का गुणांक b है। तो x और y वेरिएबल हो गए यानी चर राशि हो गई, इनको चर राशि बोलेंगे। इनके साथ अगर कोई संख्या लगी है जैसे a और b, तो इनको a और b को x और y का गुणांक कहें। अब यहां पर एक और संख्या है c, इसको अचर राशि कहेंगे। अचर राशि यानी ये नहीं बदलेगी, और हिंदी में अंग्रेजी में इसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट वो होता है जिसका मान बदलता नहीं है। अब ये इस तरह का समीकरण आपको कैसा दिखेगा? तो जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, यहां पर इस तरह का ये समीकरण आपको दिखेगा। तो इस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर क्यों कहते हैं? तो जब x और y ये 2 वेरिएबल हैं, जब इनकी घात यानी इनका पावर 1 रहेगा तब इसे रेखिक समीकरण कहेंगे। यानी किसी भी समीकरण के जो चर हैं उनकी घात अगर 1 है तो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे यानी लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसकी घात यानी उसके चरों की घात 1 हो। यानी x और y इसके 2 वेरिएबल हैं और इनकी अगर घात यानी इनका पावर अगर 1 हो तो इनके रैखिक समीकरण कहेंगे। अब बात आ जाएगी कि क्या घात 1 से अधिक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो आपको जो समीकरण मिलेंगे 1 से अधिक घात वाले, अब मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि 3x बार प्लस 5x प्लस 12 बराबर 0। ये हमने एक इक्वेशन। अब देखिए इसमें सिर्फ x का यूज किया गया है, तो ये एक वेरिएबल का हो गया और यहां पर x की सबसे बड़ी जो पावर है, घात है, वो 2 है। तो अगर किसी एक वेरिएबल का समीकरण है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है तो उसकी अधिकतम जो घात होगी वही उस समीकरण की डिग्री कहलाएगी। तो इस समीकरण की डिग्री
डिग्री को हम लोग कहेंगे 2, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो मैंने कहा कि एक्स वेरिएबल है और इसके साथ जो भी संख्या का गुणा रहेगा उसको गुणांक कहेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, इसको अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब यहां पर x है तो x का गुणांक क्या है, तो x के गुणांक को 5 कहें और यहां पर देखिए 12 जो है ये कांस्टेंट। तो इस तरह के इक्वेशन को जिसमें 2 घात हो और एक ही वेरिएबल हो तो इनको द्विघात समीकरण कहें। अब इसमें पद किसको कहते हैं, तो इसमें देखिए ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। यानी जो धन या ऋण के चिन्ह से जितने पद जुड़े रहेंगे उतने पद उस समीकरण या व्यंजक में माने जाएंगे। तो इस समीकरण में कुल 3 पद हैं, 3 पद, कुल पद यहां पर 3 है और वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल यहां पर 1 है और उसे हम लोग x कह रहे हैं। तो इसको इस तरह के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं और इसका जो जनरल रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात क्यों, क्योंकि इसमें जो अधिकतम पावर है वो वेरिएबल का 2 है, तो इसलिए इसे द्विघात। अब आपके दिमाग में आएगा तो क्या 3 घात का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 घात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, इसको बोलते हैं त्रिघाती या 3 घात का समीकरण। तो इस तरह से अलग अलग घात के समीकरण हो सकते हैं। अब इसमें पद की संख्या देखिए 3 है। अगर हम 3x² अब प्लस 5x लिख दें अब बराबर यहां पर 12 कर, तो ये भी द्विघातीय समीकरण है। बस इसमें पदों की संख्या यहां भी 3 है। अगर हम 3x² और यहां प्लस 5 लिख दें अब बराबर 0, तो ये भी द्विघात का समीकरण है, बस इसमें पद की संख्या 2 है। अगर हम केवल 3x² लिख दें और 0 लिख दें, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें पद की संख्या 1 है। तो मेरा कहने का मतलब कि पद यानी टर्म्स किसको कहेंगे, जितने ये धन या ऋण चिन्ह से जुड़े रहेंगे वेरिएबल्स अपने कोफिशिएंट के साथ या कांस्टेंट, उतने उनको पद कहेंगे। तो पद आपको मालूम हो गया, घात मालूम हो गया। अब हम लोग ये बात करेंगे कि समीकरण और व्यंजक में क्या अंतर है। समीकरण को अंग्रेजी में आप जान रहे हैं कि इक्वेशन कहते हैं और व्यंजक को अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन हरदम 2 व्यंजकों से मिलकर बनता है। जब 2 व्यंजक बराबर हों, बराबर चिन्ह से जुड़े हों, तो उन्हें समीकरण कहें।
जैसे देखिए, मान लीजिए कि ax प्लस by बराबर c है, या इसको कह देंगे कि 3x प्लस 4y बराबर 18। तो एक व्यंजक ये हो गया और ये दूसरा व्यंजक ये हो गया, और ये दोनों किस चिन्ह से जुड़े हैं? बराबर चिन्ह से। तो जिस व्यंजक में बराबर लगा हो, ये चिन्ह लगा हो इक्वल का, वो समीकरण कहलाएगा। यानी समीकरण जो भी होगा उसमें इस बराबर का यानी इक्वल का चिन्ह जरूर लगा होगा। तो समीकरण की ये पहचान है। एक्सप्रेशन में चिन्ह नहीं लगता है, यानी p ऑफ x का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x एक वेरिएबल का, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक व्यंजक है, और इसमें कोई बराबर का चिन्ह नहीं लगा। या व्यंजक ऐसे भी हो सकता है ax प्लस 3, व्यंजक y में भी हो सकता है by प्लस c। तो व्यंजक भी कई वेरिएबल का हो सकता है, जैसे मान लीजिए वेरिएबल x और y वेरिएबल का व्यंजक है, तो ये x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। इस तरह के व्यंजक x और y में है, यानी यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, और यहाँ भी पदों की संख्या अलग अलग हो सकती है। अलग अलग पद होंगे तो अलग अलग उनके नाम होंगे। तो अगर एक पद है तो उसका मोनोमियल नाम है, दो पद है तो बाइनोमियल, तीन पद है तो ट्राइनोमियल, एक घात का समीकरण है तो उसको लीनियर इक्वेशन, दो घात का समीकरण है तो द्विघातीय समीकरण, तीन घात का समीकरण है तो क्यूबिक इक्वेशन यानी तीन घातीय समीकरण। तो इस तरह से हम लोग व्यंजक और समीकरण में अंतर जानते हैं। अब एक और शब्द आता है सर्वसमीका। सर्वसमीका, इनको अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी। तो जितने आपने फार्मूले देखे होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर्वसमीकाएं वो होती हैं जो किसी भी मान के लिए सत्य होती हैं। यानी आप यहाँ पर a की जगह पर 3 और b की जगह पर आपने 4 ले लिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4। तो देखिए ये 9 होगा, ये 16 होगा, और 4 3 12 दूनी 24। इनको आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 9 19, 2 1 3 1 4, ये 49 आए। और इनको आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 का वर्ग 49 होता है। तो ये a और b के किसी भी मान के लिए ये समीकरण सत्य होता है, इसलिए इसको सर्वसमीका या आइडेंटिटी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होता है, पद क्या होते हैं, समीकरण किसे कहते हैं और व्यंजक किसे कहते हैं, एक घात और द्विघात के समीकरण क्या होते हैं, चर राशि क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि गुणनखंड और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। यानी दो बीजगणितीय एक्सप्रेशन हो या समीकरण हो तो उनका हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे और कैसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उनके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। और ये आज की वीडियो केवल परिचयात्मक थी, तो ये कैसी लगी आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।